Why do we call it Ekal Vidyalaya? Because a simple formula, one village, one teacher, one school. So that is why one teacher is school, then it became Ekal Vidyalaya and is being branded, like a Ekal. When I got the invitation from the ministry, that time Sri Prakash Javadekar was the Shiksha Mantri, and for his office I got to represent the Ekal Vidyalaya model, and it was highly appreciated because we have developed and designed this Ekal Vidyalaya particularly for the rural children, and among rural also the remote rural areas kids. Ekal is not like any sarkari school or any formal school. Under the tree, in the open air, maybe in some hut, it is like that. It is cost effective, result oriented, impactful. माँ कहते हैं ना कि जो एक मदर इंस्टिंक्ट होती है बच्चों से स्वाभाविक रूप से पढ़ाना करना, तो वो तो हमको पता है ये बात, तो इसलिए हमने तो ये एक म्यूचुअल कहना चाहिए हो गया अंडरस्टैंडिंग। हमने उनको एम्पावर, हमने वो नहीं किया कि हमने कोई झंडा खड़ा किया महिलाओं का सशक्तिकरण करना है, महिलाओं को आज़ादी, नथिंग। इट केम वेरी नेचुरल। विमेन ही सेंट्रल होती है जो कि विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम में अपना रोल अदा करती है, जिससे मातृशक्ति की जो कल्पना हमने कहा है, मातृशक्ति दुनिया के किसी देश में नहीं होती। मातृशक्ति का जो कॉन्सेप्ट है, जो ख्याल है, वो सिर्फ और सिर्फ भारत में है, क्योंकि भारत का ही ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट में। मैं हूं सौम्या अग्रवाल और आप देख रहे हैं एकल भारत। आज के हमारे स्पॉटलाइट में हमारे साथ जुड़ी है एक सशक्त महिला यानी एम्पावर्ड वुमेन, जो है मंजू श्रीवास्तव जी। उन्होंने समाज कल्याण के लिए बहुत से काम किए हैं, उन्होंने एकल अभियान को बहुत जगह रिप्रेजेंट किया है। तो उनसे बातचीत शुरू करने से पहले आइए देखते हैं उनका एक छोटा सा सफरनामा। देश की सेवा करने का सबसे उत्तम तरीका तो सेना में जाकर बॉर्डर पर देश की सुरक्षा करना है, लेकिन हमारे बीच कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो बिना सरहद पर जाए देश की सेवा में लगे हैं। उनकी कौन सोचता है जो वनों में रहते हैं। हमारे देश के वनवासी लोग अपनी स्थिति के कारण हमारे समाज से कटे रहते हैं और मूलभूत सुविधाओं के बिना ही पूरा जीवन यापन कर लेते हैं। इन वनवासी लोगों के जीवन में शिक्षा की ज्योति को जलाया है। एक बहन, एक बेटी, एक पत्नी और एक माँ होने का फर्ज बखूबी निभाया है। हफ्ते में एक भी छुट्टी ना लेकर पूरे 7 दिन काम करके समाज में बदलाव की उस किरण को जलाया है जो सबके बस की बात नहीं होती। सुबह घर का काम करना, दिन में कॉलेज में बच्चों को पढ़ाना और फिर घर आकर काम करना और फिर समाज सेवा के लिए निकल जाना। 2 दिन की छुट्टी होने पर प्रवास पर जाना ताकि आधी आबादी को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाया जा सके। 250 गांव, छोटे कस्बे, नगर और शहर, हर जगह प्रवास करके चीजों को समझा, कहां पर बदलाव की जरूरत है उसे जाना, फिर अपनी मेहनत से कई महिलाओं, वनवासी बच्चों के जीवन को बदल दिया। एकल अभियान जिसका एकमात्र मकसद है भारत में कोई बच्चा शिक्षा से दूर ना रहे। एकल अभियान की नींव रखने में जिनका अहम योगदान रहा। आमतौर पर ऐसा होता है कि जब हम किसी सफल महिला की बात करते हैं तो हमारे जहन में उन सफल महिलाओं की तस्वीरें उभरने लगती हैं जो या तो बड़ी नेता हो, किसी मल्टीनेशनल कंपनी की सीईओ या फिर कोई सेलिब्रिटी। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी महिला की कहानी बताने जा रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन के 6 दशक समाज सेवा को दिया, जिसने परिवार के साथ दुनिया को परिवार माना, वनवासी ग्रामीण बच्चों को अपनी संतान माना, उनकी पढ़ाई भी अपने बच्चों की जैसे कराने का प्रण लिया। यूपी के उन्नाव में जन्मी, यूपी में पढ़ाई पूरी की, कलकत्ता में नौकरी की, एक आम गृहिणी, पेशे से प्रोफेसर और धर्म समाज सेवा। हम बात कर रहे हैं एकल प्रयास पत्रिका की मुख्य संपादक, गोल्ड मेडलिस्ट,
एकल की मार्गदर्शक प्रोफेसर मंजू श्रीवास्तव की। वैसे तो ये इंट्रोडक्शन इनकी प्रोफाइल के लिए कुछ भी नहीं है। जिस उम्र में लोग रिटायरमेंट लेकर बिस्तर पकड़ लेते हैं, उस उम्र में मंजू श्रीवास्तव विचार पूर्वक योजनाबद्ध तरीके से लगातार काम कर रही हैं। तो ये था मंजू जी का छोटा सा सफरनामा। आइए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो मंजू मैम, जैसे कि हम सबसे बात करते हैं, सबने एकल अभियान के बारे में सुना है। एवरीवन हैज हर्ड अबाउट एकल अभियान, एकल विद्यालय, बट मेनी फ्यू पीपल नो दैट एकल अभियान की शुरुआत हुई एकल विद्यालय से। तो आप उसके बारे में कुछ बताइए कि एकल विद्यालय कैसे चलता है, एकल विद्यालय में कैसी टाइप की शिक्षा दी जाती है। 35 years ago, this Ekal Vidyalay started from Jharkhand, but it was not Jharkhand that time. Before that, like South Bihar. Later on, it was declared as a state of Jharkhand. गांव-गांव में शिक्षा कहीं भी नहीं पहुंची थी। आश्चर्य की बात है, भारत 6 लाख से अधिक गांव का देश है। करीब 2.5 लाख गांव जिनका थोड़ा अर्बनाइजेशन हो गया है, लेकिन 4 लाख गांव आज भी ऐसे हैं जो काफी रिमोट भी हैं, भीतरी भी हैं। वहां के समाज को हम ट्राइबल, वनवासी भी कह सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। It's really very important from many accounts. So when we entered this arena, we realized education is the first step to approach. So Ekal Vidyalay became our entry point. As soon as we realized that only primary education to small kids will not be sufficient, we started thinking how to take a holistic approach. What we call today Ekal Vidyalay, it is simply a Prathamik education, non-formal technique, but we follow the syllabus which is prescribed by the state. अब इस एकल विद्यालय में हमने छोटे बच्चों को लिया, 3 hours, 3 घंटे का, 7 subjects पढ़ाया बच्चों को, but it was not a class system. There was no class. It was जैसे कहते हैं ना कि ग्रुप में बच्चों को बिठा के, लेकिन उनको हमने कैटेगरीज में डिवाइड किया. वी कॉल इट गट. गट मीन्स ग्रुप्स. So शिशु गट, बाल गट 1, बाल गट 2. So basically children were divided in 3 groups. So smallest one, the Shishu, then 6 to 8, Balgat, and 8 upward, they are Balgat 2. Normally we have taken now 4 to 14 years of age group we are teaching. Basically 2 hours is devoted to the basic education. 3 hours, that is arithmetic, reading, writing, GK, etc. But 1 hour particularly devote to experiential learning, environmental education, we call sanskar, etiquettes, do's and don'ts, and physical exercise, games, sports, to evoke the spirit of sports, which is very important, and especially the rural kids, the village children are very much interested in sports. As it is, children are very much interested in sports, and when sports become a great attraction, for these kids to carry on. Yeah. So this is the kind of, you can understand Ekal Vidyalay. Why do we call it Ekal Vidyalay? Because a simple formula, one village, one teacher, one school. So that is why one teacher is school, then it became Ekal Vidyalay, and is being branded, like a Ekal. So this is the Ekal. So you said that you use the syllabus that comes from the state.
And while I talk about syllabus or any education format, I think about national education policy. So I have heard that you have been in you have represented ACAL in the National Education Policy 2020. So tell us something about that. What was the experience? What did you how did you represent ACAL there? Something about that. See, it started in 2017 when I got the invitation from the ministry. That time, Sri Prakash Javadekar was the Shiksha Mantri, and for his office, I got to represent the Ekal Vidyalaya model. I remember that that time Prakash ji had initiated, a very good initiative he had taken, because all over country in 5 places prominently, 5 such workshop, you can say, seminar, you can say, it was organized by the ministry. I was lucky to attend this program in Chandigarh. In Chandigarh, I produced, it's a complete northern part of the country, there's so many partners, so many educationists, so many IAS officers, even many ministers also, everybody attended, that program. And in front of them, I gave this program of Ekal Vidyalaya model. And it was highly appreciated because we have developed and designed this Ekal Vidyalaya particularly for the rural children. And among rural also, the remote rural areas kids, how to teach them. So it is a normal, non-formal method we have adopted. But we have taken all the basic education, what you call. So Prathamik Shiksha we call it. So all the subjects are there, and it's very much like that. Yes, you asked about how I incorporated the NEP, that is National Education Policy 2020. So in that policy, when I studied, because I became the part of the think tank, our further conference was held, NCERT Delhi. So I became the part of think tank, and there we discussed in detail. So my focus was the rural children, obviously, because we are, functioning among them. So what is the speciality of this particular Ekal Vidyalaya education is that it is completely based on experiential learning, which is the talk of the town. Today, every education is, especially for the children, for the growing kids, experiential learning is so very important for them to learn about it. Wasn't it a challenge क्योंकि एकल विद्यालय को NEP में include करना, एकल विद्यालय के study model को, तो वो challenging नहीं रहा आपके लिए? No, it came so spontaneously because see, whatever there is in NEP, 90% we are already doing in Ekal. Ekal is not like any Sarkari school or any formal school. Under the tree, in the open air, maybe in some hut, it is like that. It is cost effective, result oriented, impactful, you can say the program for village kids. We have added e-Shiksha also. It is not that we are in still lagging behind, correct. That, yeah. So the digital education, we want our kids to think big. But we are only talking about kids here. The main person who teaches the kids are the teachers, right? तो आप एकल विद्यालय में टीचर्स को कैसे ट्रेन करते हैं, चाहे वो टैबलेट्स को लेके हो या फिर उनको जो भी हमारा पॉलिसी है, एजुकेशन पॉलिसी, उससे रिलेटेड हो, तो हम टीचर्स कैसे सेलेक्ट करते हैं और टीचर्स को कैसे ट्रेन करते हैं? See, it has to be a local. Preference goes to women, female teacher. So we do the survey, we pick up people. For each school, we try to pick up 3 candidates. Then first interview, we tell very frankly, we are not a government organization. You have to devote yourself for the sake of good of your children. So in the beginning itself, we make it very clear. So whoever takes interest stays with us. Then first 5 years
5 days training is given, initial training. Then gradually 2 types of training, 6 monthly yearly trainings and monthly training also. We call it Masik Abhyas Varg. That means every month, a fixed date, 30 village children come at one center. First thing they did the report, whether all 5 verticals are being taken care of in Ekal Vidyalaya, like education plus sanskar, other things. And then they are given guidelines and syllabus also for the next month. So that is how this is a one kind of training which you can say very refreshing kind of every month it's being overhauling. Then 10 days training makes them a kind of teacher. So everything inclusive. सो ये हमने किया टीचर्स के बारे में बात. अब जैसे विलेजेस में कुछ विलेजेस ऐसे भी है वेयर गवर्नमेंट स्कूल्स आर आल्सो रनिंग. सो हाउ डू यू कोलैबोरेट, माइट बी द राइट वर्ड, कि कैसे कोलैबोरेट करते हैं एकल विद्यालय और गवर्नमेंट स्कूल्स को ताकि वो क्लैश ना करे? देखो क्या होता है कि जब पहले तो एक फैक्ट तुम्हें बता देती हूँ कि सर्व शिक्षा अभियान एकल विद्यालय के लगभग 10 वर्ष के बाद शुरू हुआ. और अगर मैं ये कहूँ थोड़ा लाइटर मूड में कि उन्होंने एकल विद्यालय से सीखा छोटे बच्चों का विद्यालय कैसे चलाना, तो ये गलत नहीं है, बिकॉज इट बिकेम ए टॉक ऑफ टॉक. तो जब सरकारी स्कूल खुलने लग गए तो ये प्रश्न हमारे मन में भी आया, हमारा भी चिंतन हुआ. हमारी एक कोर टीम है जिसमें बैठ करके हम लगातार चिंतन करते हैं कि हमारी यूटिलिटी अब कितनी है, क्या हमें आगे बढ़ना चाहिए, एकल विद्यालय जैसे हम चलाना चाहिए. तो इसमें हमने इनफॉर्मल ढंग से कह लो एक सर्वे जैसा किया, पूछा गांव के लोगों से, गांव की समितियों से, माता पिता से. लेकिन हमारे आश्चर्य की बात यह है कि सभी गांव ने मना किया कि नहीं आप बंद मत करो, ये एकल विद्यालय तो बहुत जरूरी है. फिर हमें बहुत आश्चर्य हुआ, हमने ये भी पूछा कि कारण बताइए. कारण बहुत ही इनोसेंट थे. पहला कारण ये था कि सरकारी विद्यालयों में ज्यादातर शिक्षा उस ढंग से नहीं होती जितना अच्छा आपके एकल विद्यालय में पढ़ाते हैं. दूसरा, कई माता पिता ने ये भी कहा कि यहाँ जो अच्छी बातें सिखाते हैं, माता पिता को प्रणाम करना, अन्य भी संस्कार की बातें जो हम सिखाते हैं वो बड़े अच्छे हैं. थोड़ा आश्चर्य हुआ कि गांव के अनपढ़ माता पिता भी, मैं तो ये 35 वर्ष की जर्नी हो गई तो काफी साल हो गए, तो वो कितना कॉन्शियस है इस बात के लिए कि उनके बच्चे गाली देना, जुआ खेलना, मतलब बॉर्डर एरियाज का मुझे इतना अनुभव है. मैं तो पूरे देश की परिक्रमा सारे बॉर्डर एरियाज की कर चुकी हूँ. तो वहां पर पेरेंट्स इस बात की चिंता करते हैं कि मेरे बच्चे गंदी बातें ना सीखें, बीड़ी पीना. कुछ तो ऐसे भी है जहां बच्चे भी ड्रिंक करते हैं, उनका जो लोकल हंडिया होती है. हमारे एकल में आने के बाद बच्चे ये सब छोड़ ही नहीं देते. घर में जाके माता पिता को कहते हैं कि ये नहीं पीना चाहिए, हमारे आचार्य जी ने बोला है. इसको वो पसंद करते हैं कि हमारे बच्चों में अच्छी आदत है. अच्छा, एक बात यहाँ बताना आवश्यक है कि हमारे और गवर्नमेंट स्कूल में कोई क्लैश नहीं है. इट्स अ ब्यूटिफुल कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. आई टेल यू हाउ. हम एकल विद्यालय में जब बच्चों को तैयार करते हैं तो सरकारी विद्यालयों में उनकी संख्या बढ़ती है और सस्टेनेंस होता है. एकल बच्चों का परफॉर्मेंस नॉन एकल बच्चों से अच्छा होता है सरकारी विद्यालयों में. तो बेसिकली इसको इस वर्ड में डाल सकते हैं कि एकल विद्यालय बच्चों के बचपन में शेप कर दे रहा है ताकि वो आगे जाके उनका फ्यूचर बेटर हो जाए. करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट. ये होता है. फिर जो चीजें सरकार में नहीं होती है सरकारी विद्यालयों में. अच्छा, कई बार ये भी एक चैलेंज है कि माता पिता ये सोचते हैं कि सरकारी विद्यालय में जो गणित पढ़ाई गई, हिंदी पढ़ाई गई या जो भी बताया, हम भी थोड़ी बहुत इंग्लिश पढ़ाते ही है, वो होमवर्क हम करा दें. तो उसमें भी हमारे आचार्य बच्चों को
वह भी करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो दैट इज ऑल्सो अ बिग पॉइंट विच पेरेंट्स अप्रिशिएट। इसीलिए हमारी पॉपुलैरिटी है और वेलकम है। अब जैसे आप बात कर रही थी विमेन एम्पावरमेंट के बारे में अभी कुछ समय पहले, तो एज वी नो दैट एकल अभियान अभी सिर्फ एडुकेशन ही नहीं, संस्कार, शिक्षा, जागरण, आरोग्य सब में काम कर रहा है, और उसके साथ साथ विमेन एम्पावरमेंट भी काम कर रहा है। अलग अलग जगह विमेन एम्पावरमेंट सेंटर खोल रहा है। तो उसमें क्या मतलब, इफ़ आई गो टू अ विलेज एंड आई अप्रोच समवन, आई थिंक इट विल बी हार्ड फॉर देम टू एक्सेप्ट कि अच्छा ये लोग वुमेन के वेलफेयर के लिए कुछ कर रहे हैं। तो क्योंकि आप एकल अभियान की ट्रस्टी भी है, तो ये क्वेश्चन पूछना आपसे वैलिड रहेगा कि ये कितना ज़्यादा चैलेंजिंग है कि आप जाए वुमेन से अप्रोच करें और आप कहे कि हम जो काम कर रहे हैं वो आपके बेटरमेंट के लिए, या आप कैसे उनको लेके आते हैं अपने पास? कि क्या होता है ना कि विमेन जो हैं, मैं थोड़ा तुम्हारे प्रश्न से ना मैं 30 साल पीछे चली जाती हूँ। इट वॉज सो डिफिकल्ट टू गेट अ गर्ल और ए फीमेल टीचर। समहाउ कुछ यंग बच्चियां, कुछ महिलाएं मिली, ठीक है। जब वो हमारे एकल विद्यालय में आने लगी, उनको कुछ ऑनरेरियम मिलने लगा और उनको गांव में सम्मान मिलने लगा। बच्चे आचार्य जी कहने लग गए, माता पिता भी सोचने लगे कि हमारे बच्चों को पढ़ाती है। तो जिसको कहते हैं ना कि देखा देखी, ये बात धीरे धीरे स्प्रेड होने लगी और फिर बहुत सी लड़कियां गांव की आकर्षित होने लगी और धीरे धीरे हमने 2 काम किए। तुमने अच्छा प्रश्न पूछा। 2 काम क्या किया? एक तो लड़कियां शिक्षा देने में अट्रैक्ट होने लगी, तो ये बड़ा म्यूचुअल इंटरेस्ट हो गया। दे वर इंटरेस्टेड इन गेटिंग कि गांव में रहते, अपने घर में रहते, उनको एक अच्छा काम मिल रहा है, मानधन मिल रहा है, गांव का सम्मान मिल रहा है। ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारे लिए बेनिफिशियल हुआ कि हमने ये अपनी स्टडी से, अनुभव से, एक मनोवैज्ञानिक तरीके से भी सोचा कि विमेन आर मोर सस्टेनेबल, मोर रिलायबल, और वो करती हैं दिल से, इस काम को ज्यादा अच्छा कर पाती है। माँ कहते हैं ना कि जो एक मदर इंस्टिंक्ट होती है बच्चों से स्वाभाविक रूप से पढ़ाना करना, तो वो तो हमको पता है ये बात। तो इसलिए हमने, तो ये एक म्यूचुअल कहना चाहिए हो गया अंडरस्टैंडिंग। हमने उनको एम्पावर, हमने वो नहीं किया कि हमने कोई झंडा खड़ा किया, महिलाओं का सशक्तिकरण करना है, महिलाओं को आज़ादी, नथिंग। नेचुरल था। इट केम वेरी नेचुरल। फिर जब हमने हेल्थ एजुकेशन में आगे बढ़े और इसको आरोग्य योजना में डेवलप किया, तो हमारी तो 100% विमेन है जो कि हेल्थ, क्योंकि मदर चाइल्ड हेल्थ केयर, इसको उनसे अच्छा कोई नहीं समझा सकता। 5 वर्टिकल क्या है हमारे? एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा, हेल्थ केयर एजुकेशन, डेवलपमेंट एजुकेशन और एम्पावरमेंट एजुकेशन एंड वैल्यूज एंड एथिक एजुकेशन। दीज आर द 5 वर्टिकल्स, करेक्ट। इन 5 में देख लो अगर, तो वैल्यू एंड एथिक्स में महिलाओं का रोल प्रोमिनेंट है, जिसे हम विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम कहते हैं। आज गांव की स्थिति क्या है वास्तव में अगर तुम देखो, तो विमेन ही सेंट्रल होती है जो कि विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम में अपना रोल अदा करती है, जिससे मातृशक्ति की जो कल्पना हमने कहा है, मातृशक्ति दुनिया के किसी देश में नहीं होती। मातृशक्ति का जो कॉन्सेप्ट है, जो ख्याल है, वो सिर्फ और सिर्फ भारत में है, क्योंकि भारत का ही ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है। उसको हमने पहचाना। तो इससे पहले कि हम हमारा बातचीत का सिलसिला आज ख़त्म करें, मैं आपसे एक और लास्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगी कि हम देखते हैं कि मतलब आजकल के जनरेशन्स मोस्टली हम थोड़े सेल्फिश टाइप है कि हम दूसरे की हेल्प नहीं करना चाहते, या फिर हम सेल्फ सेंटर्ड है बेसिकली यूथ। तो आप उनको कुछ ऐसा मैसेज देना चाहे कि कैसे वो अगर अपने आप को थोड़ा सा भी, अगर 5% भी अपना टाइम सोशल वर्क में इन्वॉल्व करे, तो कैसे उनके लाइफ में चेंज आ सकता है? इसके बारे में अगर आप कुछ व्यूअर्स को कहना चाहें तो। इसमें मुझे ये कहना पड़ेगा, कठिन काम है, चैलेंजिंग है, क्योंकि जो वर्तमान समय है इसमें, लेकिन फिर भी मैं ये मानती हूं कि संस्कार खत्म नहीं होते हैं। उसको कहीं ना कहीं, उस डिवाइन एलिमेंट को आपको इग्नाइट करना पड़ता है। कभी खुद को रोल मॉडल बनना पड़ता है, कभी उनको ओनरशिप देनी पड़ती है। अब जैसे मैं कहूं कि अगर किसी को हमें सेवाव्रती बनाना है, वो बिल्कुल नोविस है,
वो कुछ नहीं जानती है या जानता है, लेकिन आपको एक ट्रस्ट बनाना पड़ेगा, उसको मौका देना पड़ेगा और विश्वास के साथ, और उसको डांट फटकार नहीं, प्यार और जिसको कहते हैं ना प्रोत्साहन से उसको उस लाइन पर लाकर ऊपर उठाना पड़ता है। यह हमारी एक टेक्निक है जिससे हमारे जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, उसको ओरिएंटेशन भी कह सकते हो, इन कार्यक्रमों में ये एलिमेंट है जिससे उनको ये दिखने लगता है कि यह भी हमारे लाइफ का मिशन बन सकता है। तो ये थी हमारे साथ मंजू श्रीवास्तव जी, जो कि एकल अभियान की ट्रस्टी है और साथ ही साथ एकल संस्थान की चेयरपर्सन भी है। तो आपने इस इंटरव्यू में देखा कि कैसे मंजू जी एकल अभियान को स्टैब्लिश करने में लगी हुई है और साथ ही वुमेन एम्पावरमेंट, संस्कार, शिक्षा, आरोग्य, जागरण, ये सब को भी आगे बढ़ाने के लिए निरंतर काम कर रही है। बस ऐसे ही और इंटरव्यूज और इंटरेस्टिंग इंसाइट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एकल भारत।